Our guest is someone who's become literally an overnight sensation. Over the last 3 years, he's built one of India's largest FMCG brands. 3 years ago, you knew HUL, you knew P&G, those kinds of brands. Now, how many of you guys in this room have heard of Patanjali? How many of you use Patanjali products? Great, fans of Patanjali? Okay, so you'll enjoy this session. Acharya Balakrishna is the managing director and primary stakeholder of Patanjali. He's a close aide of Yoga Guru Baba Ramdev, with whom he founded the company in 2006. In September last year, he was ranked the 46th richest man by Forbes India. The Harun India Rich List of 2016 ranked him the 25th richest man in India. He's also a great scholar of Ayurveda, Sanskrit, and the Vedas, and is hence often referred to as Acharya Balakrishna. The Patanjali Group, as we all know, started out with many FMCG products. They've now diversified into things like jeans. So I'd like to invite on stage Acharya Balakrishna ji to tell us about this very, very interesting story. So ladies and gentlemen, put your hands together for Acharya Balakrishna and Shaurya Veer Himmat Singh. Good afternoon, everyone. We've got someone incredibly dynamic. हम ऐसे एक आदमी के साथ है, अचीवर के साथ है, जिन्होंने हिला दिया इंडिया को लास्ट कुछ सालों में. And हम सब बात करते हैं नई इंडस्ट्रीज़ की. टेक्नोलॉजी में आते हैं लोग, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ग्रोथ हो रही है. हम आज सुबह मिले विजय शेखर शर्मा जी से, जो पेटीएम चलाते हैं. बहुत ग्रोथ की है. बट एक ऐसी इंडस्ट्री में आना, टू कम इन टू सच एन इंडस्ट्री जहाँ पर हिंदुस्तान लीवर जैसे और पीएनजी जैसे महारथी खड़े हैं, जो दबा के बैठे हैं पूरी इंडस्ट्री को पता नहीं कितने सालों से, वैसी इंडस्ट्री में आके एक हंगामा क्रिएट कर देना, एक सबकी नींव हिला देना एक अलग ही बात है. और वो ही किया है आचार्य बालकृष्ण जी ने. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. तो सर, आप जैसे अचीवर के संग समय हमेशा कम रहता है सर, तो आप प्लीज हमें कुछ कहें. सच बात तो यह है कि आज कहने के लिए कम, आप सबको देखने के लिए और मिलने के लिए ज़्यादा आए हैं. तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देश का गौरव जो देश के लिए सोचता है वह व्यक्ति होता है. वह व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच जैसी होती है. वह उसके आधार पर स्वयं का और देश का निर्माण करता है. यह हमारी सोच है. तो आज के इस आप लोगों के प्रोग्राम में यहाँ पर हमारे रघु जी जो चेयरमैन हैं आपके इस कार्यक्रम के लिए, भाई श्री जैकब जी और अभी शौर्यवीर जी, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ. कभी कभी योजना से आदमी कार्य प्रारंभ करता है, फिर भी काम पूरा नहीं होता है. कभी कभी योजना बड़ी नहीं होती है, पर काम अपने आप बनता जाता है. ये दो पक्ष हैं कार्य करने के लिए. आप लोग, मैंने पूछा था, कुमार जी और पवित्र जी अभी मेरे पास गए थे कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पर. तो ज़्यादातर आप लोग युवा पीढ़ी यहाँ पर है, जो एक नई सोच और नए उमंग के साथ में एक नए मुकाम को और लक्ष्य को पाना चाहता है. पतंजलि वस्तुतः मैं उसको कहूँ कि ना हम लोग कोई कॉरपोरेट कल्चर के लोग हैं, ना हमारा ऐसा कोई एजुकेशन या बैकग्राउंड है, नहीं हमारे खानदान में किसी ने कोई व्यापार या उद्योग किया. बहुत सामान्य घरों से, किसान परिवार से, और संस्कृत शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शनों को पढ़ने के लिए हम प्रवृत्त हुए और वहाँ से करते हुए
वहाँ से भावना जागृत हुई स्वदेशी की, आध्यात्मिकता की। तो जो जीवन है, मैं ऐसा मानता हूँ आप लोग बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं और करना चाहते हैं। यदि आप स्वयं में स्थित हो जाएं, पहले हम स्वयं से भटक करके दुनिया को चाहते हैं। यदि हम भटक गए तो दुनिया तो यही है, दुनिया हाथ नहीं आएगी। तो इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म साधना कहते हैं कि मुझे भटकना नहीं है। इतने सोचने मात्र से हमारी अंदर की शक्ति बहुत जागृत होने लगती है। अपने आप को दिनहीन समझने की, या मैं कहूँ कि कई बार ऐसी प्रतिकूलताएं और विषमताएं आती हैं, उन विषमताओं में हार मानने की जो सोच है वो खत्म हो जाती है। पहले हम प्रयास करते हैं कि हम दुनिया के विजेता बने, हर तरह से हम अग्रणी बने। सोच बहुत अच्छी है। संभवतः इस दुनिया को विजय प्राप्त करने की जो यात्रा है, यदि हम स्वयं से प्रारंभ करें तो वो यात्रा बहुत सुंदर हो सकती है। यह हमारी सोच है। इसी सोच को ध्यान में रख करके हमने जब योग का अभियान शुरू किया, आप जानते हैं कि योग को लेकर के पहली बार श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि योग संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, कंप्लीट मेडिकल साइंस है। लोगों ने भरोसा नहीं किया। शब्द की एक शक्ति होती है, समझिए आप। पर शब्द की शक्ति तब तक ही रहती है जब तक वह गुंजायमान होती है। बाद में या तो वह शक्ति कार्य में परिणित हो जाती है, या तो वो शब्द की शक्ति खत्म हो जाती है। तो शब्द की शक्ति का परिणाम है कार्य में परिणित करना। जरूरी है चीज़ों को सीखना, समझना, पर इससे ज़्यादा जरूरी है जो हम जानते हैं उसको करना। कई बार हम शिथिलता बरत जाते हैं, सीखने की सोचते हैं। सीखना चाहिए, पर उससे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए हमको। संस्कृत में स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेखित है, विद्या चतुर्भि प्रकारि प्रयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन चेति। कि 4 तरह से हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है आगम काल। जो तुमको पता नहीं है उसको सीखने के लिए कभी भी पीछे मत हटना। हमने पढ़ कर के नहीं किया है। मैं यदि सीधे शब्दों में कहूँ, पतंजलि एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है करके सीखने का। तो हम सीखें, यह पहली सीढ़ी है। फिर स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल वह कहलाता है जिस चीज़ को हमने सीखा है, उस सीखी हुई चीज़ को डेली चिंतन करें। होता क्या है, कई बार मैं महसूस करता हूँ कि हम सीखे को कम सोचते हैं। दूसरों से ही हमको शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसी कोई जानकारी मिल जाए, इसकी अपेक्षा में हम ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छा है कि जो हमने सीखा है उसके ऊपर हम ज़्यादा चिंतन करें। इसी को ही प्राचीन काल में स्वाध्याय कहा गया। तीसरा होता प्रवचन काल। जब हम सीखते हैं तो सीखी हुई चीज़ को जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर हमको तो भी चर्चा करनी पड़ती है, आपस में सलाह भी करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, मैं अभी पूछ रहा था कि आज जो नए हमारे जो उद्योग के प्रति जिनकी सोच है, कार्य करना चाहते हैं, जिनका खानदानी रूप से घर में भी
औद्योगिक क्षेत्र में हैं, उनमें समस्या क्या है? आप नए ब्लड हैं, आपके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा शक्ति है, नई सोच है। पुराने जो पहले से ही आपके पीढ़ी में पूर्वजों जो आपके घर के पूजनीय लोग हैं, वो लोग पहले से उस कार्य में प्रवृत्त हैं। तो हमको जिसको प्रवचन काल कहा, वास्तव में वो चर्चा का अवसर होता है। कई बार हमारी सोच बहुत अच्छी होती है, कई बार हमारी सोच में सुधार की आवश्यकता होती है। तो मस्तिष्क में इतना अवकाश रखना चाहिए कि कोई हमको कुछ सिखाए या बताए तो हमारी समझने की क्षमता बढ़नी चाहिए। जिस चीज़ को लेकर के हम बैठे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, सामान्य सी कहावत है, हम जब चलते हैं तो बिना पैर को उठाए चल नहीं सकते हैं, पर चलने के नाम पर हम दोनों पैर उठा लेते हैं तो फिर हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, हम चोट खा लेते हैं। तो गति भी चाहिए, गति में बैलेंस भी चाहिए, सोच भी चाहिए। जो उस क्षेत्र में हैं उन लोगों से उस विषय में एक दृढ़ता से बढ़ने के लिए एक वहाँ से नॉलेज भी हमको चाहिए। उसके बाद में ये चौथा, जिसको हम व्यवहार काल कहते हैं, इतनी चीज़ हो गई तो फिर आप इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जो करना आप चाहते हैं उसके लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप गति 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 करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यह कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कि हम कैसे आगे बढ़ें, पहले अपने अंतर की शक्ति को जगाते हुए बिना विचलित हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो विघ्न बाधाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और जहाँ तक पतंजलि की बात रही, हमने कभी बहुत बड़ा होने की सोच रख करके या बहुत बड़ा हमको होना है, यह सोच करके नहीं, हमको देश के लिए बहुत बड़ा करना है, इस सोच से हम बड़े हैं। उस सोच का परिणाम पतंजलि है। उत्पत्ति की छोटी सी घटना मैं सुना दूं तो संभवतः आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। श्रद्धेय स्वामी जी, हम बैठे बात कर रहे थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 10 साल पहले की बात है। कुछ किसान लोग आए, पहले से हमारी एक छोटी सी फार्मेसी थी, दिव्य फार्मेसी करके, हम लोग कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाते थे। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आंवला कोई खरीद नहीं रहा है, हम अब आंवले के पेड़ को काटने जा रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले ये आंवला कोई खरीदता नहीं है, जगह में हम खेती नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इनके सब आंवला हम खरीद लेते हैं। ये हरिद्वार के आसपास में मुजफ्फरनगर और इधर थाना भवन सहारनपुर, इस बेल्ट की बात थी। हमने कहा महाराज जी इसका करेंगे क्या? क्योंकि आंवला च्यवनप्राश बनता है, आंवले का, आंवले से मुरब्बा बनता है, आंवले का चूर्ण बनता है, आंवले की चटनी बनती है, ये तो हम सबको पहले से पता है। आंवले का त्रिफला चूर्ण भी सबको पता है, हरड़ बहड़ आंवला मिला करके। हमने स्वामी जी को कहा कि सारी चीज़ों में तो हमको थोड़ा आंवला चाहिए, ये आंवला तो बहुत सारा है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत शायद कोई बात, कोई शब्द आपके लिए ऊर्जा और प्रेरणा दे करके आपको गति करने में सहयोग कर जाए, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा ये आंवला गुणकारी तो बहुत होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा गया है, नए जीवन को देने वाला कहा गया है, लिखा तो आयुर्वेद में है। स्वामी जी ने कहा क्यों ना ऐसा कर लें, इस आंवले का हम जूस बना लें। कल्पना करना आप, अब तो आंवले का जूस कहते ही सबको पता है कि आंवले का जूस पतंजलि ही नहीं, अब बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, पर आज से 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने कहा महाराज ये तो कड़वा सा होता है, पिएगा कौन? ना तो पहले से मार्केट में है,
ना उसकी कभी कोई ब्रांडिंग है, ना कोई उसके विषय में लोगों को पता है। स्वामी जी ने कहा लाभकारी होता है तो हम अपने शिविरों में, योग शिविरों में लोगों को कहना शुरू करेंगे कि ये लाभकारी होता है, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हमने कभी मार्केट सर्वे नहीं किया, क्षमा करिएगा। हमने ये नहीं देखा कि हमको कितना प्रॉफिट होगा, हमने ये नहीं देखा कि हम कितना बेच पाएंगे, हमने ये देखा कि ये किसानों की प्रॉब्लम है, इन समस्या का समाधान करेंगे तो इससे लोगों का भला होगा। यह हमारी सोच थी। उस सोच ने एक जो पीड़ा होती है ना, जो आपके अंदर भी जो दर्द उठे ना, यदि दर्द का सही समाधान हो जाएगा तो वो आविष्कार बन करके निकलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी सोच को, उसको फैलने दो, उसको उठने दो, दबाओ मत। वहीं कहीं सृजन है, उस सृजन को, उस सृजन तक पहुंचने का प्रयास करो। हमारे पास मशीनें भी नहीं थी तब। पहले तो हम बड़े बड़े मिक्सी टाइप मंगा करके जूस निकालना शुरू करा। कितना जूस निकालते हैं, वो ले आए कई ट्रक। मुझे याद है शायद 400-500 टन आंवला जो है वो ट्रक भर भर के आने शुरू हो गए। जितनी पूंजी थी, जो एक आप लोग मैनेजमेंट के बड़े बड़े, आप लोग इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए लोग हो, बड़े बड़े सारे आपने किया, आप कहेंगे पागलपंथी का काम था। जितनी पूंजी थी उससे ज़्यादा तो आंवले में लग गई। ये पता नहीं बेचेंगे कहाँ, खाएगा कौन। उसके बाद में फिर पता चला कि पंजाब में गवर्नमेंट की एक यूनिट थी, पंजाब एग्रो करके, वहाँ पता चला कि बोला वो जूस निकाला जा सकता है। तो जूस निकाला जा सकता है, इसके लिए हमने वहाँ आंवला भेज करके जूस निकालना शुरू किया। बड़े बड़े कंटेनरों में जूस भरा गया। थोड़ा थोड़ा हमारा बिक भी रहा था, हम बेच भी रहे थे, परंतु इतना नहीं बिक रहा था कि वहाँ कंटेनर खड़े हो गए। वो कहते हैं कि पैसा दे दो और अपना जूस ले जाओ। देने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर हमने धीरे धीरे योग शिविरों में शुरू कराया कि आंवला बहुत ही लाभकारी है, आंवला गुणकारी है, ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वह आंवला पी करके न जाने कितनों की एसिडिटी ठीक हो गई, कितनों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, कितनों के बाल झड़ने रुक गए, कितनों की आँख की रोशनी बढ़ गई। यदि हम इकोनॉमिकली यदि उसका वैल्यूएशन करें फाइनेंस के हिसाब से, तो वो उसकी कीमत बहुत ही कीमत हो जाती है। उससे कितने किसानों के घर में आज जीवन निर्वहन के साधन पैदा हुए, वो बहुत बड़ी बात है। और पतंजलि ने वो आंवला जूस शुरू किया था। आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, आज देश में कम से कम 50 से ज़्यादा लोग आंवला जूस बेच रहे हैं। वो तो मार्केट तो था नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं। तो पतंजलि सारा कुछ नहीं कर सकता है। हम आपको, अभी बात हो रही थी, कुमार जी बोल रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था उनकी बात। मैंने कहा आप करते क्या हो? बोले ये कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, सीईओज होते हैं, उनको हम कंसल्टेंसी देते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, देने के बाद क्या करते हैं? बोला जी वो फिर जा कर के उस चीज़ को शुरू करते हैं, सीखते हैं, करना प्रारंभ करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर कहते कहते कह गए, बोले हमारी नई पीढ़ी, एक ऐसी जनरेशन भी तैयार हो रही है जो ये चाहती है कि उन्होंने कुछ पैसा और कुछ साधन इकट्ठा कर लिया है तो अब वो देश के काम आ जाए। वो नौकरी को छोड़ करके भी, बाकी कार्यों को छोड़ करके भी, जहाँ से जिस क्षेत्र का है, गांव का है, प्रांत का है, आज उसके लिए भी सोच रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है। ये एक नई मानसिकता पैदा हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम ऐसा करो ना, काम ऐसा करो तुम्हें जो शकून दे। ऐसा बिजनेस करिए कि तुमको रात को नींद चैन से आ जाए, फिर देश अपने आप बदलेगा। आप ऐसी चीज़ बनाइए जो अपने घर के बच्चों को खिला सकते हो। आप ऐसे वस्त्र और ऐसी वस्तुएं बनाइए जो आपके परिवार के लोग प्रयोग कर सकते हो। यदि इतना ही सिद्धांत हम जीवन में अपना लें तो मैं कह सकता हूं पूरी दृढ़ता के साथ में, यह देश उस दिन जिस रूप में हम देख रहे हैं उसे कहीं आगे और कहीं सुंदर और कहीं भव्य यह देश दिखाई देगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। एक दिन में पतंजलि भी करीबन प्रतिदिन 25 से 30 टन आंवला जूस आज हम दे रहे हैं, और लगभग मैं हिसाब लगा रहा था 1 लाख टन से ज़्यादा आंवला हम लोगों ने परचेज किया।
जो आंवला 2-4 टन खरीदने के लिए भी भारी था। और मुझे याद है लगभग 90 के आसपास में, 95, 94, 93 में वो आंवले का रेट बल्क में 3 रुपया किलो हुआ करता था, और 2006 में भी वो 3-3.5 रुपया किलो था, और आज 6 के बाद अब 15 रुपया किलो हो गया है। क्यों? किसानों को लाभ मिला, देश को स्वास्थ्य मिला, और हमको काम करने का मौका मिला। हमको यही मौके की तलाश करनी है। एलोवेरा जूस की मैं बात कहूँ, उसी टाइम पर मुझे पता है कुछ कंपनी थी, विदेशी कंपनियाँ, वो बेचती थी लगभग 1300 रुपये लीटर। हमको लगा कि ये एलोवेरा जूस जो है इतना महंगा किसान उगाता है। हमने पता किया, एलोवेरा के पत्तियाँ जो है वो 4-5 रुपये किलो, उसमें से करीबन 20-25%, 30% तो निकलता ही है एलोवेरा का जो जूस अंदर से। हमने तब हिसाब लगाया, हमको लगा कि इसका यदि हम 150 रुपये लीटर इसका प्राइस रख देते हैं तो उसमें हमको कुछ सेविंग हो जाती है और हम दे सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 150 रुपये लीटर में हमने एलोवेरा जूस शुरू किया, और वह एलोवेरा जूस आज कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया तो हमको 150 से 200 करना पड़ा, परंतु जो 1300 वाले थे वो 300 में आ गए। मैं दूसरी बात ये संदेश आपको देना चाहता हूँ कि हम रातों रात में कुछ हो जाए इस तरह के स्वप्न में न रह करके परिश्रम से आगे बढ़ने का स्वप्न से आगे बढ़ें। दूसरी बात, पतंजलि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता है, जो विविध तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देश को गुमराह और लूटने का काम कर रहे थे, उसको बचाने का काम भी पतंजलि ने किया है। आज बात होती है पतंजलि की टर्नओवर की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टर्नओवर वाइज तो हम बहुत बड़े नहीं हैं, हालांकि लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, परंतु यदि आप जाएंगे वॉल्यूम वाइज तो वॉल्यूम वाइज हम जितना प्रोडक्शन करते हैं वह हिंदुस्तान की किसी भी एफएमसीजी कंपनी से कम नहीं है। उससे ज़्यादा प्रोडक्शन तो हम अभी कर ही रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे प्राइस कम होने की वजह से हम प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, और उसका जो भी आप इकोनॉमी कहिए, जो उसका जो पार्ट है, जो टर्नओवर है, वो उतना नहीं आ पाता है। तो यह हमारी सोच है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने ऊपर भी, कई बार क्या होता है मैंने देखा है, जो हमारी नई पीढ़ी है, हम अपनी बुद्धि पर थोड़ी कम भरोसा करते हैं, दूसरे पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुद्धि का सम्मान होना चाहिए। कभी ऐसा मत कहिएगा कि आचार्य जी बुद्धिशालियों का सम्मान नहीं करते हैं। आजकल हमारे पास भी IITians और IIM के जो भाई लोग हैं, बाहर के हैं, वो लोग भी हैं, पर उस बुद्धि का तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक लगाने वाला सही ना हो। तो लगाने वाला सही चाहिए। यदि आपको कुछ काम शुरू करना है तो लगाने की बुद्धि पैदा करिए। शास्त्र में पहले से हजारों साल पहले लिख दिया था संस्कृत में, नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, कि कोई दुनिया में ऐसा पौधा नहीं है जो औषधि गुण वाला नहीं है। भाई हमको नॉलेज नहीं है वो अलग बात है, बोले ऐसा कोई आदमी नहीं है बोले बेकार है, सब काम के हैं, पर उससे काम लेने की विधि हमको आती नहीं है। तो हम अपना सुधार कर लेना, काम तो दुनिया कर लेगी। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैं अभी तेजपुर से आ रहा हूं, हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा अभी प्लांट स्टार्ट कर दिया है। मैंने आज हुआ 136 दिन हुआ जिस दिन हमने भूमि पूजन किया था। हमने कहा था कि मैं इसको मार्च में स्टार्ट कर दूंगा, 10-15 दिन बारिश हो गई और भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, और हम लोगों ने लगभग 120 डेज के अंदर लगभग 200 एकड़ में हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे भाई लोग, दूसरे कंपनियाँ भी बड़ी बड़ी, यहाँ आप लोग भी बैठे होंगे जिनसे जुड़े हुए, उन्होंने भी प्रयास किया। मैं उनकी प्रयास को कोई कम नहीं मान रहा हूँ, परंतु प्रारंभ नहीं कर पाए। प्रारंभ क्यों नहीं कर पाए होंगे, उसका मुख्य कारण ये मुझे लगा, सप्लायर भी वही हैं, मशीनें भी वही हैं, फ्री फैब का स्ट्रक्चर भी वही है। मेरे पास कोई अतिरिक्त बुद्धिशाली लोग नहीं हैं, परंतु शायद मुझको लगता है वो योजकस तत्र दुर्लभ, जिससे जो काम ले करके जैसे खड़ा करना चाहिए था उसमें शायद कहीं कमी रह गई होगी।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम विश्वास करें अपनी टीम पर, भरोसा करें। कार्य करते समय भी पतंजलि के अंदर जो हम कार्य करते हैं, वह कार्य हम काम करने के लिए छोटे बड़े हैं। प्रोफेशनली जो एक सिस्टम होता है, जो हायरार्की होती है, पूरी हम मैनेज करते हैं, पर हम बैठते हैं तो एक परिवार की तरह से बैठते हैं। जब विदेशों में आप लोग, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में घूमते हैं, मैंने देखा है कि एक रसोई में खाना पकाने वाली भी या खाना पकाने वाला भी खाना पका करके जब खाने की बारी आती है तो तुम्हारे साथ बैठ करके खा सकता है। हिंदुस्तान में कभी कोई कल्पना की जा सकती है कि रसोई पकाने वाला तुम्हारे साथ बैठ करके खाए? इस मानसिकता से हमको बाहर निकलना होगा। आपके सिस्टम में कोई काम करता है, वो छोटा से छोटा भी आदमी है, आप चलते थोड़ा सा पीठ पर, कैसे हो भाई, ठीक है, घर में ठीक है, आपको अतिरिक्त एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। थोड़ा सा अहंकार की सीढ़ी से एक पड़ाव नीचे उतरना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, तुम्हारा प्रोडक्शन दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इतना